नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इस कर्व में कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें, मगर हमें पॉइंट ना देके हमें बोला गया ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। मतलब यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में टेंजेंट की जो स्लोप है वो दे दी गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिए गए हैं। ये कर्व जो है हमारे पास हमें नहीं पता कैसी होगी, वैसे तो क्यूबिक है, थोड़ा आपको पता होगा अगर पढ़ा हुआ है आपने क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में, मगर उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे कर्व की शेप कैसी भी हो। वैसे क्यूबिक की शेप का थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको, इस तरह से होती है या फिर इस तरह से होती है, मगर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें से कौन सी शेप है कैसी है, इट डजंट मैटर। हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लो ये आपके पास जो लाइन है x माइनस 6y, ये लाइन यहाँ पर है, मान लेता हूँ ये हमारी लाइन है जो हमें दे रखी है x माइनस एक्स प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लाइन मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। मान लो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से, ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मुझे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ढूंढना है पहले, क्योंकि अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए मान लेता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा। अब हमें सिंपल सा काम है, अल्फा बीटा यानी दो वेरिएबल ढूंढने हैं, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी वो देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा मैंने इस कर्व के ऊपर लिया है, तो अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब बीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखिए अगर ये कर्व की इक्वेशन हमारे पास है तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढ लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है और इस लाइन की इक्वेशन से देखिए हम इसकी स्लोप बता सकते हैं। इस लाइन की जो स्लोप है वो आएगी -1/6। अगर लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो लाइन की स्लोप होती है -a/b। अब ये जो लाइन है हमारी, अगर इसकी स्लोप -1/6 है और टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की जो स्लोप है वो आनी चाहिए 6। अब अगर मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमें पता है किसी भी कर्व की अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। dy/dx आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3x² माइनस 2x माइनस सॉरी -4x आएगा, यहाँ पे 2x² का डेरिवेटिव -4x माइनस 1, ये हमें dy/dx मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। मगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो इसकी वैल्यू चाहिए होगी अपने को पॉइंट अल्फा बीटा पे, इनटू से यहाँ पे पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो सिंपल सा काम है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 आ रही है। मगर हमें पता है कि इस लाइन की जो भी स्लोप आएगी वो 6 होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल गई 6। अब देखिए अल्फा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए देखिए फैक्टराइज करने के लिए सम चाहिए अपने को -4 और प्रोडक्ट चाहिए -21। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, इसमें नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख लेते हैं 3 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -7, इसे सॉल्व करना है हमें, जो कि बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो 3 अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 3 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें से अल्फा कॉमन निकाले तो 3 अल्फा -7 प्लस यहाँ पर भी देखिए 3 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा -7 इंटू अल्फा प्लस 1, तो ये देखिए हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं अल्फा की। यहाँ से एक वैल्यू हमें अल्फा की मिल रही है -1 और एक अल्फा की वैल्यू मिल रही है 7/3। तो अल्फा की हमें अगर दो वैल्यूज मिल रही है तो डेफिनेटली बीटा की भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखिए बीटा हमारा किसके इक्वल था,
बीटा फाइंड आउट करने के लिए बीटा और अल्फा में देखिए ये रिलेशन था, बीटा हमारा था अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। अब देखिए अगर इसमें मैं अल्फा की वैल्यू -1 लेता हूँ तो अल्फा को -1 रखने पर हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू मिल रही है -1 -2 एंड +1 विच इज -2। इसका मतलब एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट को मैं ए लिख लेता हूँ, वो आएगा अल्फा -1 और बीटा की वैल्यू -2। ये हमें एक पॉइंट मिला। इसी तरह से अगर मैं अल्फा की सेकंड वैल्यू जो हमें मिली है वो लेता हूँ 7/3 है, जो अल्फा इज इक्वल टू 7/3 लेने पर देखिए बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे अल्फा क्यूब दैट इज 7/3 का क्यूब, तो 7 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 49 इंटू 7 दैट इज 3 6 28 28 एंड 343, तो 343 अपॉन 27, ठीक है। ये अल्फा क्यूब की वैल्यू हुई। -2 अल्फा स्क्वायर, तो -2 इंटू 49/9 ये मिलेगा हमें, और माइनस अल्फा दैट इज 7/3। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, मैं थोड़ा सा समय बचा रहा हूँ, आप इसको अपने आप करिएगा, ठीक है। तो ये हमें अल्फा और बीटा, सपोज कर लेता हूँ ये वैल्यू के आ जाती है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा जिसमें अल्फा की वैल्यू 7/3 और बीटा की वैल्यू जो भी इसको सिंप्लीफाई करके आएगी वो के हो जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पे इसका मतलब क्या मिला, इस कर्व के ऊपर इस तरह से दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास लाइन है मान लेता हूँ, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना था, तो यह दो कोऑर्डिनेट मिलने का मतलब क्या है, दो कोऑर्डिनेट मिलने का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर हमें ऐसे दो पॉइंट मिल सकते हैं ए और बी, जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। अब इस लाइन की जो स्लोप थी वो थी -1/6 और इन दोनों टेंजेंट की जो स्लोप है वो इसका मतलब हो जाएगी 6। अब इन दोनों टेंजेंट की स्लोप सेम है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ए के वो हमने फाइंड आउट किए -1, -2, और इस सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 7/3 और वाई कोऑर्डिनेट आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है। हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और दोनों की स्लोप भी पता है, तो इसका यूज करके वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इससे हम इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों की स्लोप सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस होगा तो पॉइंट के अंदर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको देख के। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। ये जो पिछला एग्जांपल था उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम ही है। इसमें हमें ये बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, वहाँ बस टेंजेंट ढूंढना था, यहाँ ढूंढना है नॉर्मल इस कर्व पे 9y² इज इक्वल टू x3, और ये बोला है विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस, एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कहानी लगभग वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये बोला गया कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। इस जानकारी का यूज कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जैसे पिछले एग्जांपल में हमें स्लोप दे दी गई थी टेंजेंट की, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, स्लोप दे दी गई है बस नॉर्मल की, मगर वो डायरेक्ट नहीं दी है। उसके लिए ये बताया कि जो नॉर्मल है हमारा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, मगर यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि उसका जो इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड और साइन है वो सेम है या अपोजिट है। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाती है सेम मैग्नीट्यूड बट विद द सेम साइन आल्सो, मतलब ये लाइन है जैसे, या फिर ये लाइन भी ले सकते हो, इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है ओ ए और ओ बी, दोनों का लेंथ भी बराबर है और साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव है, या इस केस में ले सकते हो ये सी और डी, मान लो ये दूसरी लाइन है, इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और दोनों नेगेटिव है। तो इस केस में इस लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल है
ये होता है 135 डिग्री, क्योंकि ये इक्वलेट राइट एंगल आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये 45 डिग्री होगा अंदर वाला एंगल, तो बाहर वाला 135। तो इस लाइन की जो स्लोप आएगी tan 135 दैट इज -1 आती है। इसी तरह से इसकी भी स्लोप -1 आती है। बट अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट इक्वल साइड मैग्नीट्यूड के बनाती है, बट साइन अपोजिट हो, उस केस में देखिए ये पॉसिबिलिटी बनती है इस तरह से। अगर ये लाइन मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करती है और ये लेंथ बराबर है, लेंथ ओ ए और ओ बी सेम है, मगर मैग्नीट्यूड एक का पॉजिटिव, ओ ए पॉजिटिव है और ओ बी नेगेटिव है। इसी तरह से इसको भी ले सकते हैं ओ सी एंड ओ डी। अगर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ देखें तो जो इंटरसेप्ट बना रहे हैं उनकी लेंथ सेम है, मगर जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट है। तो इस केस में ये दोनों जो लाइंस हैं, इनका एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है। ओ डी सी आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से इस लाइन की जो स्लोप है वो आएगी 1 और इसकी स्लोप भी होगी 1। तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो बोला गया है कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में हमें ये बता दिया गया कि नॉर्मल की जो स्लोप है या तो 1 है या -1 है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग नॉर्मल की बात हो रही है। ऐसा नॉर्मल भी फाइंड आउट करना होगा जिसकी स्लोप 1 है, और वो नॉर्मल भी फाइंड आउट करना होगा जिसकी स्लोप -1 है। इसके लिए देखिए हमें कर्व की जो इक्वेशन है वो दे रखी है 9y² इज इक्वल टू x³। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे हमारा पॉइंट जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट ही ढूंढना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, पी पॉइंट है ये अल्फा कोमा बीटा, और इस पॉइंट पे ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो इस नॉर्मल के इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे इस नॉर्मल की स्लोप तो दे दी गई है, या तो 1 या -1, दो अलग अलग केस बनेंगे, मगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। 9y² इज इक्वल टू x³, ये हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दी गई है। अगर मैं यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करूँ, डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18y dy/dx इज इक्वल टू 3x²। तो dy/dx की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी x²/6y। क्लियर? अब देखिए मान लेते हैं पहले मैं स्लोप 1 लेके सॉल्व करना चाहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा नॉर्मल फाइंड आउट करना है जो कर्व के यहाँ पे इस पॉइंट पी पे जैसे ये नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, तो इसकी जो स्लोप है या तो 1 होगी या स्लोप -1 होगी। तो पहला केस कर लेते हैं, चलिए स्लोप 1 वाला। अगर इस पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और उसकी स्लोप 1 है, तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं जहां पे नॉर्मल की स्लोप 1 हो। तो ये जो dy/dx होता है ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम फाइंड आउट करें एट स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा, ये dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो -dx/dy ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है, मगर हमें इस पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे चाहिए, तो ये आ जाएगी -6y/x²। और इसने बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू है 1। पहला केस कर रहे हैं जब स्लोप 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा एक रिलेशन x² इज इक्वल टू -6y, या अल्फा और बीटा रखना था हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे y की जगह बीटा रखेंगे और x की जगह रखेंगे हम अल्फा, किस पॉइंट अल्फा बीटा पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिलेगा अल्फा² इज इक्वल टू -6 बीटा, तो ये एक रिलेशन है। ऐसा ही एक रिलेशन हमें और चाहिए। वो दूसरा रिलेशन देखिए, पॉइंट अल्फा बीटा हमने लिया हुआ है इस कर्व के ऊपर, तो अल्फा बीटा पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 9β² इज इक्वल टू अल्फा की। तो ये देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास है अल्फा और बीटा में। अगर आप दूसरा केस करना चाहोगे वो भी साथ के साथ कर सकते हैं। मैं चलो उसको पैरेलली यहाँ पे करना चाहूँ, तो एक केस में ये 1 है, दूसरे केस में -1 है। तो एक तो इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी अल्फा² इज इक्वल टू 6 बीटा। जब आप स्लोप -1 लेके चलोगे पॉइंट अलग हो जाएगा,
अब स्लोप 1 के लिए हमारे पास ये जो व्हाइट कलर में कर रहा हूँ वो, और -1 के लिए चलो यहाँ कर लेंगे। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहता हूँ अल्फा बीटा फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर बीटा को एलिमिनेट कर लो, बीटा की वैल्यू रख सकते हो, बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 6। और अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहेंगे इसके साथ, तो बस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाय 6। फर्क साइन का ही होगा और कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस इक्वेशन में यहाँ पे रखूंगा मैं ये वाली वैल्यू, बीटा की वैल्यू अगर मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखूंगा, तो देखिए 9 बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अल्फा पावर 4/36 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। जब आप इसमें रखेंगे बिल्कुल सेम इक्वेशन आपको दोबारा मिलेगी, क्योंकि जब आप बीटा स्क्वायर करोगे तो यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 6 था और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बाय 6 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 इंटू अल्फा पावर 4/36 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो एक को ही सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों में सेम मिलेगी। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से, तो ये 4 इसे उठा के ऊपर ले जाएंगे और एक तरफ करने पर अल्फा क्यूब कॉमन निकाल के अल्फा -4 इज इक्वल टू 0 ये मिलेगा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू मिलेगी हमें 0 एंड 4, तो अल्फा की दो वैल्यूज हमें मिल रही है। अब अगर अल्फा की दो वैल्यूज मिल रही हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए बीटा की वैल्यू क्या आएगी। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम दो केसेस लेके चल रहे थे। पहले केस में नॉर्मल की स्लोप 1 लेके, और यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप मैंने -1 ली थी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे अल्फा की वैल्यू आई है वो तो दोनों में सेम आई है 0 एंड 4, मगर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो बीटा की वैल्यू थी वो थी माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 6, और यहाँ पे ये 4 लिखना था यहाँ पे। और इस केस में जो बीटा की वैल्यू थी वो थी सॉरी अल्फा स्क्वायर बाय 6, यहाँ पे शायद हो सकता है विजिबिलिटी ना हो, थोड़ा पास करके लिख देता हूँ। बीटा की वैल्यू थी हमारी अल्फा स्क्वायर बाय 6। तो देखो जब अल्फा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से बीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, और अल्फा की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -16/6 विच इज -8/3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो 0,0 और एक पॉइंट मिलेगा 4,-8/3। इसी तरह से अगर इसके अंदर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा को 0 लेने पर बीटा की वैल्यू वही सेम आएगी। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बाय 6 है तो बीटा की वैल्यू 0 ही आएगी। अगर अल्फा की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू अपने को +8/3 मिल रही है इस केस में। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे जो पॉइंट मिलेगा एक तो वही मिलेगा 0,0, नाम भी सेम देना पड़ेगा क्योंकि एक ही पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो अपने को मिलेगा 4,8/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप है हमारे पास 1 नॉर्मल की और पॉइंट है 0,0, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप सेकंड वाला यूज करना चाहते हो पॉइंट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m दैट इज 1 x -4, एक ये हमें आंसर मिल जाएगा। और इस दूसरे केस में बात करना चाहे स्लोप -1 वाले में, पॉइंट तो हमारा 0,0 ही है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी y इज इक्वल टू -x, ठीक है। एक ये इक्वेशन मिलेगी और दूसरी इक्वेशन सेकंड पॉइंट लेके करेंगे तो y -8/3 इज इक्वल टू -1 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा यहाँ -8/3 था, यहाँ प्लस आएगा, भाई ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, y माइनस y1 करके यहाँ y +8/3 और यहाँ y -8/3 और x -4 ये सेम रहेगा। तो ये देखिए ये हमारे पास 4 आंसर्स आएंगे। दो आंसर वो होंगे जिसमें स्लोप -1 है और दो वो होंगे जिसमें स्लोप हमारी 1 है। तो इस तरह से अगर हमें स्लोप दे रखी हो तो पॉइंट को ढूंढना है, फिर उसके बाद हम नॉर्मल की या टेंजेंट पूछा जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इनसे हटके एक अलग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है इस कर्व पे, और वो ड्रॉ किया गया इस पॉइंट से 1,2 से।
अब यहाँ पे देखिए जो 1,2 पॉइंट है, आप चेक करो इस कर्व की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर आप इस कर्व की इक्वेशन में चेक करें, ये वाला पॉइंट 1,2 रख के x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो 4 -2 -4 +8 ये मिल रहा है। x की वैल्यू यहाँ पर देखिए मैंने रख दी है 1 और y की वैल्यू मैंने रख दी है 2, y की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी 0 नहीं आ रही है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ये इस कर्व के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे ये जो कर्व दे रखी है इससे हमें कोई मतलब नहीं कैसी हो, मैंने तो रैंडमली बनाई है। हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, उसके कोऑर्डिनेट है 1,2 और हमें इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरह से। ये मान लेता हूँ यहाँ Q पे टच कर रहा है, तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें ना तो इस टेंजेंट की स्लोप पता है, ना ही मुझे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट को हम dy बाई dx में रखेंगे तो हमें इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है। अगर वो पॉइंट इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, जो कि 1,2 इस केस में नहीं है, तो इस 1,2 को dy बाई dx में रखने से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये नहीं मिलेगी। तो देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। इस टाइप का एग्जांपल आए जब हमें बाहर से किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो हमें उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ढूंढना पड़ेगा और स्लोप भी ढूंढनी पड़ेगी, दोनों काम हमें करने पड़ेंगे। अभी हमने जैसे पहले दो एग्जांपल लिए थे उसमें हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया था, स्लोप नहीं दी थी, स्लोप ढूंढनी पड़ी। दूसरे दो एग्जांपल में हमने क्या किया, स्लोप दे रखी थी और स्लोप को यूज करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट किया, जिससे हमें टेंजेंट की या नॉर्मल की जिसकी भी इक्वेशन पूछी थी वो मिल गई। अब ये तीसरा टाइप का एग्जांपल है, इसमें हमें यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेता हूँ वो ढूंढने पड़ेंगे और इस टेंजेंट की इक्वेशन भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब वो ढूंढने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात अल्फा और बीटा ढूंढने तो दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें दो इक्वेशन चाहिए अल्फा और बीटा में। तो पहली इक्वेशन तो सीधा सीधा इस तरह से मिल रही है कि पॉइंट पी जो है हमारे पास इस कर्व के ऊपर हमने लिया है, तो ये इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा बीटा स्क्वायर -2 बीटा क्यूब, सॉरी 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब -4 बीटा +8 इज इक्वल टू 0। तो एक ये इक्वेशन ध्यान रखेगा अल्फा और बीटा में हमारे पास है। अब एक इक्वेशन और हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो कहाँ से मिलेगी, देखिए ये अगर कर्व की इक्वेशन है तो dy बाई dx इस कर्व पे टेंजेंट की स्लोप होगी। तो dy बाई dx आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर जो आपका स्कूल वाला मेथड होता है उससे भी, या जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया हुआ पार्शियल डेरिवेटिव वाला उससे भी, -fx/fy वाले मेथड से भी मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। उससे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 6x² अपॉन 2y-4, ये मुझे dy बाई dx मिल गया। ये जो dy बाई dx है ये अगर मैं इस पॉइंट Q पे इसकी वैल्यू लेता हूँ अल्फा बीटा पे तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P यानी अल्फा कोमा बीटा, P नहीं सॉरी Q नाम दिया हुआ है अपने अल्फा बीटा को, तो इस पॉइंट अल्फा बीटा पे अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढना चाहता हूँ तो ये जो dy बाई dx हमारे पास होता है इसमें हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखना होता है, अल्फा बीटा है या जो भी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे रखूंगा तो 6 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा -4, या 2 कैंसिल आउट भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारे पास इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसकी स्लोप होगी। अब यहाँ से एक चीज और नोटिस कीजिए, इसमें यहाँ पे जो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट है और पी क्यू लाइन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पी क्यू लाइन ही इस पॉइंट पे टेंजेंट है। इसका मतलब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू लिखूं या मैं लिखूं स्लोप ऑफ पी क्यू, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पी क्यू लाइन ही इसी पॉइंट क्यू पे टेंजेंट है। तो इसका मतलब पी क्यू की स्लोप और इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर इस पी क्यू की स्लोप लेना चाहे वो भी ढूंढ सकते हैं, y2 - y1 बीटा -2 अपॉन अल्फा -1। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने
टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला अप्लाई किया y2 माइनस y1 अपॉन y x2 माइनस x1, उससे हमें यहाँ पे एक और स्लोप मिल जाएगी। अगर इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा और ये 2 इससे कैंसिल करके चलिए यहाँ 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन में लिख लेता हूँ बीटा स्क्वायर माइनस, एक बार थोड़ा चेक कर ले, हमारे पास ये इक्वेशन थी बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब माइनस 2 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, 4 बीटा था यहाँ पे। और ये जो सेकंड इक्वेशन हमें मिल रही थी, जो हमने स्लोप को इक्वेट करके लिखा था, वो इक्वेशन देखिए हमारे पास थी 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1। 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो चलिए यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन है, इससे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, तो हमें मिल जाएगा 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये दो इक्वेशन जो हमारे पास है, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ से मुझे बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से अगर मैं बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो आएगी 2 अल्फा क्यूब माइनस 8। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 2 अल्फा क्यूब माइनस 8 और ये प्लस 4 एज इट इज, इसको रखें और एक तरफ लिख लें। तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ से देखिए एक इक्वेशन मिल रही है अल्फा के अंदर। अब मैं अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ, तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रखूं तो वो इसे सेटिस्फाई कर रही है। देखिए अल्फा की वैल्यू -1 रखने पर -1 -3 प्लस 4 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अल्फा -1 इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या अल्फा +1 इसका एक फैक्टर होगा। तो अगर अल्फा +1 इसका एक रूट है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं नेक्स्ट भी। तो चलिए इसमें नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ मैं, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में एक रूट तो अल्फा -1 था, तो अल्फा +1 इसका एक फैक्टर होगा। इसे फैक्टराइज कर लेता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर को मैं -4 अल्फा स्क्वायर, सॉरी इसको मैं फैक्टराइज करने के लिए देखिए अल्फा +1 मुझे इसमें से करना है, तो अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, अल्फा +1 से। अगर इसे मैं अल्फा +1 से डिवाइड करूंगा तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा -4 अल्फा स्क्वायर। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, -4 और ये +4, सॉरी एज इट इज। तो इसके बाद देखिए -4 अल्फा से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, तो -4 अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो -4 अल्फा स्क्वायर एंड -4 अल्फा ये मिलेगा। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अल्फा प्लस 4 मिलेगा। तो इससे हमें यहाँ पे अल्फा नेक्स्ट +4 से करने पर ये मिल जाएगा यहाँ पे अल्फा +4। तो देखिए ये हमारा सेकंड फैक्टर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा +4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये अल्फा +1
और ये अल्फा -2 का होल स्क्वायर मिल रहा है। दैट इज यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 एंड -2। अल्फा की अगर हमें दो वैल्यूज मिल रही है तो देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा में जो रिलेशन था उससे हमें बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बीटा और अल्फा में देखिए ये रिलेशन था, बीटा स्क्वायर -4 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर -8। बीटा स्क्वायर -4 बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब -8। यही था, एक बार दोबारा चेक कर ले कुछ मिस्टेक ना कर दी हो। तो हमारे पास ये 2 अल्फा क्यूब -8 था, सॉरी इसके लिए यहाँ पे 2 अल्फा क्यूब -8। तो इस रिलेशन को यूज करते हैं। देखिए अगर अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखने पर देखिए बीटा स्क्वायर -4 बीटा इज इक्वल टू -6 मिलेगा, जिसको देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर -4 बीटा +6 मिलेगा। और इसका देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इससे बीटा की जो वैल्यू आएगी वो रियल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें कोई भी रियल वैल्यू बीटा की नहीं मिलेगी। अब अगर अल्फा की वैल्यू में -2 लेता हूँ तो देखिए बीटा स्क्वायर -4 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 रखने पर मुझे मिल जाएगा -16 -8 दैट इज -24। अगर इसको अगर हम यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू -2 रखने पर माइनस, एक बार यहाँ पे +2 है, सॉरी अल्फा की वैल्यू एक 1 थी और एक थी 2, 1 रख लिया। अब अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 रखने पर 18 - 8 दैट इज 8 मिल जाएगा, विच इज बीटा स्क्वायर -4 बीटा -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल रही है। एक वैल्यू -1 थी, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, थोड़ा सा सही कर दे भाई। इसमें अल्फा +1 अल्फा -2, इसको 0 रख के अल्फा की दो वैल्यूज आई थी, एक तो -1 और एक 2। जब अल्फा को हम -1 रख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर ले, तो -1 रखने पर यहाँ पे -10 मिलेगा, मगर आंसर पे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब -10 इधर आके +10 बनेगा, इस केस में भी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का वो नेगेटिव ही आएगा। डी अगर आप चाहो तो फाइंड आउट कर लेना, बी स्क्वायर -4ac, तो ये नेगेटिव ही आएगा, माइनस का 24 आ रहा है। तो इससे बीटा की हमें कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही। अब अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास अल्फा को 2 रखने पर देखिए तो अल्फा क्यूब -8 हमने यहाँ पे यूज किया था। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं 2 तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16 - 8 दैट इज 8। इसे लेफ्ट साइड में लाऊं तो ये हमारे पास अब बीटा के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर सकते हो, वो पॉजिटिव है। तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम आराम से बीटा की वैल्यू को। हमारे पास अब इक्वेशन है बीटा स्क्वायर -4 बीटा -8 इज इक्वल टू 0 मिली है। इसको देखियो फैक्टराइज हम करने की कोशिश करें, वो तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, फैक्टराइज हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो भी हम इसका जो बीटा का वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट फार्मूला। तो वो आएगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 16 -4ac, 4 इंटू 1 इंटू -8 वो आ जाएगा 32 अपॉन 2a। अब जरा इसको ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई करें तो ये रूट ऑफ 48 आ रहा है। रूट ऑफ 48 का हम लिख सकते हैं 4√3, इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिल रहा है 2 प्लस -√3। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमने जब अल्फा की वैल्यू लेके सॉल्व किया था -1, उससे तो हमें बीटा की कोई रियल वैल्यू नहीं मिली। जब हम अल्फा की वैल्यू 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बीटा की दो वैल्यूज मिल रही है, कौन कौन सी, 2 प्लस -√3। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, 1,2 हमारा पॉइंट था, कर्व की जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सही करके लिख दूं, बीटा लिख दिया मैंने। जो कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास वो थी वाई स्क्वायर -2x³ -4x -8 +8, सॉरी, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन थी। इस कर्व के ऊपर हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना था,
तो कर्व की जो इक्वेशन हमें मिल रही है उस पे हमने जब टेंजेंट ड्रॉ करना था इस पॉइंट से, तो कर्व की शेप कैसी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से, देखिए अल्फा की वैल्यू हमने 2 ली थी, तो बीटा की वैल्यू एक तो आ रही है 2 + √3, और दूसरी वैल्यू हमें मिल रही है 2 - √3। अल्फा सेम है, बीटा की दो वैल्यूज मिल रही थी। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना था अल्फा कोमा बीटा। इसका सिर्फ इतना सा मतलब निकल रहा है कि इस पॉइंट से ये कर्व जैसी भी हो शेप में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस कर्व के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट जो है हमारा पी ए हो जाएगा और एक पी बी हो जाएगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 + 2, 2 √3, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 - √3। यहाँ पे 2 भी आएगा भाई, 2 + 2 √3 एंड 2 - 2 √3। ये हमारे पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिले, तो इसका मतलब हम इस पॉइंट से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपको इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो पी ए की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास दो पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट और ए के। इसी तरह से पी बी की इक्वेशन भी फाइंड आउट हम पी और एक बी के कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट से इस कर्व के ऊपर जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं उनकी इक्वेशन अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जरा एक बार रिव्यू करते हैं क्वेश्चन को, पूरे को, थोड़ा लंबा था, हमने क्या किया स्टार्टिंग से जरा समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हमें ये दिया हुआ था कि इस कर्व के ऊपर पॉइंट 1, 2 से टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करूं। तो हमने देखा कि पॉइंट 1, 2 इस कर्व के ऊपर नहीं है, इसके बाहर कहीं पर है। तो हमने उस पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ किया उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना अल्फा कोमा बीटा। अगर हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी तो हमें अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करना था, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट करना था। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको ढूंढने के लिए, अल्फा बीटा को ढूंढने के लिए हमें चाहिए थी अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन आएगी, अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लिया है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन अल्फा और बीटा में हमें मिली। दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखा हमने पी क्यू जो लाइन है उसकी स्लोप दो तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से जो यहाँ फाइंड आउट की, और एक इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्यू पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि dy/dx से फाइंड आउट की। ये जो दोनों को इक्वेट करके स्लोप को हमें अल्फा और बीटा में एक और इक्वेशन मिल गई। तो अब हमारे पास होगी दो इक्वेशन, एक ये और एक ये। फिर हमने दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया। एक में से बीटा की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दी, तो बीटा एलिमिनेट हो गया। तो बीटा को एलिमिनेट करने के बाद अल्फा में हमें अब क्यूबिक इक्वेशन मिली, जिसको सॉल्व किया हमने हिट एंड ट्रायल से। तो अल्फा की एक वैल्यू मिली -1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे सॉल्व करने पर 2। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आएगी 2 एंड 2, तो एक ही वैल्यू समझो। तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू थी -1, इसको जब हमने रखा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अल्फा और बीटा में ये रिलेशन था हमारा। हमने जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रखी तो उससे अल्फा की वैल्यू -1 रखने पर यहाँ पर जो बीटा के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, बीटा स्क्वायर -4 बीटा + 10, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो बीटा की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर सेकंड बीटा की जो वैल्यू रखी हमने, उस वैल्यू को रखने से हमें अल्फा की वैल्यू 2 को रखने से बीटा की दो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली, 2 + 2 √3 एंड 2 - 2 √3। तो इसका मतलब हमें दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने का मतलब हुआ इस पॉइंट से हम इस कर्व के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर अब हम इन पॉइंट की हेल्प से उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं।